नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। सबसे बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री को भेजा गया है अमित शाह के वीडियो के मामले को लेकर पुलिस का नोटिस। बताएंगे दोस्तों क्या है पूरा मामला, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कैसे प्रतिक्रिया दी है, और एक और लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने सूरत वाला कांड रिपीट किया है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के महिलाओं के यौन शोषण के बाद विदेश भागे जाने को लेकर प्रियंका गांधी ने खुद से मोर्चा संभालते हुए नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेताओं से डायरेक्ट सवाल पूछे हैं। दोस्तों बताएंगे आपको बीजेपी खुद पूरे मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर है। इसी के साथ में बीएसपी के नेता के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। और पहले दूसरे चरण के चुनाव के बाद अब बीजेपी की रैली से भीड़ विलुप्त होने लगी है दोस्तों। नरेंद्र मोदी के रैली में नहीं दिखाई दे रहे हैं लोग। इसी के साथ में आपको बताएंगे दोस्तों, बेगूसराय के अंदर बीजेपी के बड़े नेता का हुआ है जोरदार विरोध। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबरों, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश परिवर्तन चाहता है और इस बार डंके की चोट पर परिवर्तन होने जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमित शाह के वीडियो को शेयर किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ कार्रवाई की गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो को शेयर करने के मामले पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पुलिस का नोटिस मिला है। पुलिस ने सोमवार 29 तारीख को रेवंत रेड्डी को नोटिस थमाते हुए 1 मई को दिल्ली में बुलाया है दोस्तों। और इसी के साथ में उनका डिवाइस भी लाने के लिए उन्हें कह दिया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किए गए नोटिस में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को अपना फोन भी लाने के लिए कहा गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रेड्डी के फोन की भी जांच की जाएगी। दरअसल रेवंत रेड्डी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर अमित शाह के फेक वीडियो को शेयर किया है। तेलंगाना कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट समेत कई जगह पार्टी के नेताओं ने इस वीडियो को शेयर किया था दोस्तों। देखते हैं कांग्रेस पार्टी क्या इस पूरे मामले को लेकर और भी ज्यादा एग्रेसिव होने वाली है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री को नोटिस दिया गया है दोस्तों। ये मामला काफी बड़ा होता चला जा रहा है। इसके साथ में गुजरात की तरह, सूरत की तरह, क्या इंदौर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी उसी मॉडल को इंप्लीमेंट करने जा रही है दोस्तों। कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय बम के साथ एक सेल्फी पोस्ट की है। कांग्रेस पार्टी के इंदौर लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं अक्षय कांति बम, जिन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कर ली है। इससे पहले उनके ऊपर एक मामला दर्ज किया गया था। उस मामले में एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है दोस्तों। ऐसे में बड़ी जानकारी यह है कि शायद उसी से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली गई है और नामांकन वापस ले लिया गया है। वो भी नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन ये फैसला लिया गया है दोस्तों। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रायोजित ये मामला है। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। मामला काफी गंभीर है। इसी के साथ में कर्नाटक में हुए कथित यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री आजकल महिलाओं के मंगलसूत्र और गहनों की बातें करते हैं। कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी ने जिसके लिए वोट मांगा वो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना है। हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बारे में क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और देश के करोड़ों महिलाएं जवाब मांग रही है। मंगलसूत्र पर बात करने के पहले देश की महिलाओं को जवाब दे दीजिए। प्रियंका गांधी के मुताबिक इतना भयावह काम करने वाले के लिए प्रधानमंत्री ने मंच से वोट मांगा है। वह आखिरकार इस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं। उनके पास जो हर जानकारी रहती है कि वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, वह मेरे बारे में भी बोलते रहते हैं। मैं कहां जा रही हूं। एक राक्षस इतना बड़ा दुष्कर्म करके विदेश भाग गया और इन्हें पता क्यों नहीं चला। प्रधानमंत्री मोदी आए और मंच पर जवाब दे। वह किसी के मंगलसूत्र पर बात करने लायक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह हर बार वे महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री आजकल कांग्रेस की युवा नेता की ओर से यह जुबानी हमला ऐसे वक्त में बोला गया है जब कर्नाटक के अंदर ये पूरा मामला सामने आया दोस्तों। सैकड़ों वीडियो सामने आए और महिलाओं के डिग्निटी के साथ अपमान किया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के बयानों की धार नुकीली होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बीएसपी के प्रत्याशी महेंद्र यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बीजेपी को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने बीजेपी सरकार को बुलडोजर की सरकार नहीं बल्कि आतंकवादियों की सरकार कहा था। इस सरकार ने मुल्क की आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। अब समय आ गया है कि इस सरकार को हटाकर मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस पूरे मामले को देखकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना है दोस्तों और पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। केस दर्ज किया गया है। कई धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिलासपुर में राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले हटाए जा रहे कांग्रेस पार्टी के बैनर पोस्टर को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र यादव एफआईआर तक कराने की सलाह देते हुए नजर आए हैं। कर्मचारियों ने कहा कि निर्वाचन के निर्देश पर हो रही है कार्रवाई। कुल मिलाकर दोस्तों एफआईआर करा लो। मैं कार्यक्रम से पहले कोई बैनर पोस्टर नहीं हटने दूंगा। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने ये बातें ऑन कैमरा कही है और इस पूरे मामले को लेकर आप बीजेपी के लोगों का मानना है कि पुलिस प्रशासन के लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ये मामला काफी बड़ा है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी की वजह से वरुण ने ठुकरा दिया रायबरेली का टिकट। वरुण गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव का ऑफर ठुकराया है। रायबरेली से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। प्रियंका गांधी के अच्छे संबंध के कारण, अच्छे रिश्ते के कारण उन्होंने ये फैसला लिया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर वरुण गांधी को
मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन बीजेपी की ये पूरी स्ट्रेटजी इस बार फ्लॉप नजर आ रही है। साथ हरियाणा में बीजेपी की जनसभा में एक बार फिर से खाली कुर्सियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। चुनाव से पहले आम मतदाताओं का रुझान आंकने के कुछ पैमाने होते हैं, उनमें से एक गंभीर संकेतक है। मुख्यमंत्री समेत दिग्गजों की मौजूदगी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की रैली में आम लोगों में उदासीनता केंद्र और राज्य सरकार की सत्ता के प्रति दिखाई दे रहा है। सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी भगवा दल के लिए सामान्य बात नहीं है दोस्तों, ये किसी भी जनसभा में अपने आप में एक बड़ा मामला है। दोस्तों आपको बता दें कि उदासीनता के कारण भारतीय जनता पार्टी जो 400 प्लस का नारा दे रही थी, अब बीजेपी ने एकदम शांति बनाए रखी है। भाजपा का कोई भी नेता इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। उनको पता है कि स्थिति ओवर कॉन्फिडेंट वाली हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है कि लोग बीजेपी को वोट डालेंगे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। वोटिंग टर्नआउट काफी कम हो गया, खासकर शहरी इलाकों में ऐसा देखने को मिल रहा है। उदासीनता बढ़ती जा रही है और इसीलिए बीजेपी अब 400 का नारा नहीं दे रही कि इससे और ज्यादा उनके वोटर कॉम्प्लिसिट ना हो जाए और बाहर निकलना बंद ना कर दे और भाजपा को भारी नुकसान ना करवा दे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 26 अप्रैल 2024 को कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट पर वोट डाले गए। यहां से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के 33 साल के पोते प्रज्वल रेवन्ना चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग से पहले सोशल मीडिया पर 200 से ज्यादा वीडियो वायरल है। दोस्तों पेन ड्राइव में 2900 से ज्यादा अश्लील वीडियो बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर बड़ी जानकारी यह है कि भाजपा के लोगों ने पहले ही बीजेपी हाईकमान को चिट्ठी लिखकर कहा था कि ऐसे पार्टी के साथ अलायंस ना करिए, क्योंकि ये मामला काफी बड़ा होने वाला है और इंडिया गठबंधन के लोग इसका ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा के बड़े नेताओं को इसकी जानकारी थी। चिट्ठी तो भेजा गया है जो मीडिया में रिपोर्ट दी जा रही है। तो क्या बीजेपी ने जानबूझकर जेडीएस के साथ अलायंस किया है ताकि उनकी सरकार बन जाए? आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान को लेकर विरोध हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें राष्ट्रद्रोही का वोट नहीं चाहिए। गिरिराज सिंह सोमवार को सर्वोदय नगर मतदाताओं से मिलने के लिए पहुंचे थे, तो वहां भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। अन्य लोगों के साथ सौरभ कुमार नाम के एक शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए गिरिराज सिंह का विरोध किया। शख्स ने कहा कि आप बेगूसराय के लोगों को देशद्रोही कह रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वोट हम आपको ही देंगे, लेकिन इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। बेगूसराय के बेटे को हराकर हमने आपको जिताया था, उनका समर्थन नहीं किया था क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे थे, आपसे हमको उम्मीद थी। हमने कन्हैया कुमार को भी चुनाव हराया। इसके बाद दोस्तों गिरिराज सिंह अपने आप को बेगूसराय का बेटा बताने लगे और कई सारी बड़ी बड़ी बातें करने लगे। आप लोग इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पूछा कि क्या 25,000 नियुक्तियों में से सही तरीके से किए गए टीचर्स के अपॉइंटमेंट को अलग किया जा सकता है, यानी सभी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या कार्रवाई केवल उनके खिलाफ की जा सकती है जो गलत तरीके से चुने गए हैं? दरअसल दोस्तों हाईकोर्ट ने फैसला लिया था और 25,000 के 25,000 शिक्षकों के भर्ती को रद्द करने की मांग की गई थी और इसके बाद पैसा लौटाने के लिए भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि देखिए इसे किस तरह से किया जा सकता है। ओएमआर सीट को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। जो लोग पैनल में थे उन्हें रिक्रूट किया गया है, ये फ्रॉड है। वकील राकेश द्विवेदी ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सभी नियुक्तियों को खारिज कर दिया गया है, जबकि सीबीआई को अब तक जांच में सिर्फ 8,000 नियुक्तियों में खामियां मिली है। स्कूल सर्विस कमीशन ने जो कहा है जो नियुक्तियां सही तरह से हो सकती थी उन्हें अलग किया जा सकता था। साथ साथ दोस्तों वीरभूमि से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवाशीष धर का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पश्चिम बंगाल की वीरभूमि सीट पर सियासी पारा गर्म नजर आ रहा है। बीजेपी ने यहां से पूर्व आईपीएस अधिकारी देवाशीष धर को अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि नो ड्यूज सर्टिफिकेट पेश करने में फेल होने के बाद देवाशीष धर का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इसके बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंचे हैं। दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे। लाइव लॉ के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता ने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वीरभूमि के लिए बीजेपी उम्मीदवार देवाशीष धर द्वारा दायर याचिका का उल्लेख किया है। देवाशीष का नामांकन जांच करने के दौरान रद्द कर दिया गया था। दोस्तों याचिका में कहा गया है कि आज वीरभूमि सीट से नामांकन की आखिरी तारीख है। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि हम इस मामले को देखेंगे। देवाशीष धर ने पिछले महीने आईपीएस के पद से इस्तीफा दिया था। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि उनके साथ मोए मोए हो रहा है। देखते हैं प्रशासन की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या आदेश सामने आते हैं, क्या इनके नामांकन को वापस लौटाया जाएगा या नहीं लौटाया जाएगा। दोस्तों जो भी जानकारी आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में अखिलेश यादव का आरएसएस पर बड़ा हमला, कहा यह दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है। वोट के लिए आरक्षण पर इनके सुर बदल चुके हैं। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने आरएसएस को दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार करार देते हुए कहा कि आरक्षण खत्म करने का इनका मंसूबा शुरू से रहा है। यह परिवार अब चुनाव में वोट के लिए आरक्षण को खत्म नहीं करने की बातें कर रहा है। यादव ने एटा और आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी साजिश के तहत हर क्षेत्र को निजी हाथों में डालने की कोशिश कर रही है। इससे आरक्षण समाप्त हो रहा है। उन्होंने बगैर नाम लिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे आपके परिवार की चिंता नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता है। वो वोट के लिए कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों आरएसएस पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठाया है। साथ साथ स्कूल और अस्पताल अरविंद केजरीवाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और ऐसे में मुफ्त बिजली का मामला तो आम आदमी पार्टी को जमकर वोट दिलवाता रहा है। दोस्तों ऐसे में बड़ी जानकारी यह है कि केजरीवाल ज्यादा दिन तक नहीं चला पाएंगे जेल से। सरकार कोर्ट की
बातों से शुरू हो चुका है इस्तीफे को लेकर काउंटडाउन। बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है उसके अनुसार दिल्ली में चुनाव खत्म होते ही दोस्तों हो सकता है कि एलजी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर दे। काफी कयासों के बीच आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। अमेठी से बीजेपी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने कोई प्रत्याशी नहीं है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक स्मृति ईरानी से राहुल प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली में चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया था। हालांकि स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। दोस्तों दावा कर रही है कि वो यहां से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन क्या इतना आसान है? ये बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पटियाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही परनीत कौर की चुनावी प्रचार की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। दोस्तों उम्मीदवार घोषणा के बाद से लगातार किसानों के विरोध का सामना बीजेपी के नेताओं को करना पड़ रहा है। परनीत कौर के खिलाफ किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। दोस्तों किसानों ने कार्यक्रम को घेरते हुए नारेबाजी कर दी। उधर पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम कड़े करते हुए किसानों को कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंचने दिया, जिसकी वजह से परनीत कौर रैली करने के बाद वापस लौट गई। भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर में यह घेराव किया गया था। किसान लगातार भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के अंदर मैसेज भेज रहे हैं कि किसान बीजेपी से नाराज है और चुनाव प्रचार भी नहीं करने देना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा ने एमएसपी का वादा किया था। दिल्ली किसान पहुंचे तो बड़ा वादा किया गया, तीनों काले कानून वापस ले लिए गए, लेकिन जब कई साल बीत गए और अभी तक किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं मिली है तो सवाल अब भारतीय जनता पार्टी पर खड़े हो रहे हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि फेक वीडियो बनाने वालों को प्रधानमंत्री चेतावनी देते हुए बड़ी बातें कर रहे हैं। दोस्तों सवाल सबसे बड़ा यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जिनकी पार्टी के कई सारे नेता इस तरीके के कार्य में शामिल मिलते हैं, क्या प्रधानमंत्री उनके ऊपर भी कोई एक्शन लेंगे? अच्छी बात है, फेक वीडियो को लेकर कैंपेन चलाना चाहिए दोस्तों, लेकिन क्या प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे और भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई करेंगे? मोहम्मद जुबैर की ओर से कहा गया कि अपने आप में विरोधाभास है कि प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोग आए दिन इस तरीके का वीडियो शेयर करते हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथियों को जेल भिजवाने का कर रहा था ऐलान, अब खुद पहुंच गया सलाखों के पीछे। कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम कोऑर्डिनेटर है रीतम सिंह, जिनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। अपने खिलाफ हुई एफआईआर की जानकारी मिलते ही रीतम ने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में भी ले लिया है। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि संविधान और लोकतंत्र बचाने का देश में 420 का अंडर करंट है। बीजेपी का फ्यूज उड़ने वाला है। ट्राइबल आर्मी की ओर से यह दावा किया जा रहा है। उनका मानना है कि अंडर करंट देश के अंदर चल रहा है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। क्या वाकई देश में बड़े बदलाव होने वाले हैं और जनता ने मन बना लिया है? केवल सर्वे वालों को दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर सर्वे करने वाले लोग अपने पक्षपातीपूर्ण रवैये के कारण यह नहीं गैस कर पा रहे हैं, ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि देश में अंडर करंट चल रहा है? साथ साथ अरविंदर सिंह लवली बोले, कहा संजय सिंह बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन लग रहा है कि वह ड्रामा में है। जेल से बाहर आने के बाद अभी भी संजय सिंह नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस बना है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को यह पसंद नहीं आया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट दिए हैं उसे लेकर भी नाराजगी व्यक्त की है। अरविंदर सिंह लवली ने अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया, क्योंकि कन्हैया कुमार और उदित राज को मैदान में उतारा गया था, तो इससे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि अरविंदर सिंह लवली पहले कांग्रेस पार्टी के मजबूत नेता हुआ करते थे, लेकिन बीच में भारतीय जनता पार्टी की हवा लगाकर भी आए हैं। बीजेपी में कई साल तक रहने के बाद कांग्रेस पार्टी में वापस लौटे थे। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी और आरएसएस हमेशा से आरक्षण के खिलाफ रहे हैं। आपकी असलियत बयां होती है जब आरएसएस का एक भी संचालक दलित आदिवासी या पिछड़ा वर्ग से नहीं आता, जब आपके लोग एक आदिवासी पर पेशाब करते हैं, जब आप किसी दलित के यहाँ दिखावे के लिए जाते हैं तो आपके कार्यकर्ता पहले उस घर की शुद्धि करवाते हैं। जब अमित शाह की दलित विरोधी सोच लोगों को उठाकर जेल में डालने से नहीं चलने वाली है, झूठ फैलाने वाले उनके सभी लोगों को सबक जरूर सिखाएंगे। सुप्रिया सीनेट की ओर से ये बातें स्पष्ट कर दी गई है। दोस्तों साथ साथ अनंत हेगड़े ने 10 मार्च 2024 को संविधान बदलने की बातें कही थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस दिया था और कारण पूछा था। उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि भाजपा के लोग कहते हैं कि वो संविधान के समर्थन में है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है दोस्तों उसके अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि क्या कार्रवाई की गई। बीजेपी पार्टी ने अपने इस प्रत्याशी एवं शीर्ष नेताओं पर इन्हें दलितों आदिवासियों के हितों की रक्षा एवं अधिकार देने वाले कोई भी संस्थान एवं विचार पसंद नहीं है, फिर ये संविधान कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये संविधान खत्म कर पूरे देश में सूरत इंदौर मॉडल स्थापित कर आपका हमारा वोट देने का अधिकार छीन लेंगे और फिर मनुस्मृति के अनुसार आपको उनकी जगह फिट करेंगे और उसी के अनुसार सबको कार्य करने होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी के नेता के बयान को लेकर सवाल खड़ा किया है कि कब एक्शन लिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी पुणे में रैली करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके की उदासीनता शहरों में देखने को मिल रही है, ये अपने आप में इस बात के संकेत दे रही है कि देश एक बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों उदासीनता नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, जहां तहां केवल कुर्सियां ही कुर्सियां खाली दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी की रैली में लोग बहुत कम नजर आ रहे हैं। दोस्तों पुणे जैसा इलाका जो शहरी इलाका है, यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी के कम से कम रैली नरेंद्र मोदी की रैली में लोगों का हुजूम उमड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिल नहीं रहा। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कर्नाटक में बोले
खड़गे कहा, बीजेपी कहती है कि हमने देश को मजबूत बनाया है, लेकिन नरेंद्र मोदी देश की सारी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं। क्या इस तरह देश को मजबूत बनाया जाएगा? आज 22 अरबपति के पास उतना ही पैसा है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी सरकार से इनइक्वालिटी पर कई सारे और भी सवाल पूछे हैं दोस्तों। इसी के साथ में इंदौर से नाम वापस लेने के बाद कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का एक और वीडियो काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। इंदौर में नाम वापस लेने के बाद कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट बीजेपी के नेताओं के साथ भोज में शामिल हुए हैं दोस्तों। अंदर पार्टी छोड़ने का जश्न, बाहर पुतला फूका जा रहा था। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध भी कर रहे थे। साथ बाबा रामदेव ने लाल रेखा पार कर दी है। कोरोना के दौरान जिस तरीके से फेक दावे किए गए, इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आर.वी. अशोकन ने कहा कि बाबा रामदेव की आलोचना की जानी चाहिए। बाबा रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की छवि को खराब करने का प्रयास किया। मॉडर्न मेडिसिन को स्टूपिड और बैंकरप्ट साइंस बताया, यानी जो अपने आप में खराब हो चुकी है। एकदम मूर्खों वाली बात है कुल मिलाकर दोस्तों, जिससे करोड़ों लोगों का रोज ट्रीटमेंट होता है। जिस अंग्रेजी दवाइयों से लोग अपने आप को हेल्दी रख पाते हैं, जिस टेक्नोलॉजी के कारण आज देश के अंदर कई लोगों की जान बचती आई है, उस पूरे विज्ञान को ही झुठला रहे थे, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना था, अपनी दवाई कोरोनिल बेचनी थी। इसके बाद आईएमए के प्रेसिडेंट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बाबा रामदेव ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी। साथ साथ दोस्तों हेट स्पीच मामले को लेकर तमिलनाडु बीजेपी के चीफ अन्नामलई को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ईसाई एनजीओ को लेकर दिया बयान। दरअसल दोस्तों हेट स्पीच मामले में तमिलनाडु के बीजेपी के चीफ के अन्नामलई को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की कार्रवाई पर रोक की अंतरिम राहत जारी रहेगी। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने प्रतिवादी के जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगने के अनुरोध पर मामले को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। हेट स्पीच केस को रद्द करने की याचिका के अन्नामलई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अंतिम आदेश में के अन्नामलई के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अन्नामलई ने अक्टूबर 2022 में एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि ईसाई एनजीओ ने सबसे पहले दिवाली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए केस दायर किया था। साथ साथ दोस्तों आरएसएस के एक कार्यकर्ता का अनुमान जो उन्होंने मुझे बातचीत में बताया है, श्याम मीरा सिंह ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने बताया है कि मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी जीतेगी, बागपत में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में फाइट चल रही है, गौतम बुद्ध नगर बीजेपी जीत जाएगी, गाजियाबाद और बिजनौर में भाजपा को जीत मिल सकती है, नगीना में त्रिकोणीय मुकाबला है, बुलंदशहर में और अमरोहा में बीजेपी को जीत मिल सकती है, सहारनपुर में कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, कैराना में जबरदस्त फाइट जारी है, मेरठ के अंदर भी फाइट जारी है, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के जीतने की संभावना है, मथुरा में बीजेपी मजबूत जरूर है लेकिन विपक्ष फाइट दे रहा है। ये नॉर्थ इंडिया की सीटों का हाल है जहां बीजेपी सत्ता में आने के लिए 7% जीत दर्ज करती है। यानी दोस्तों इन सीटों में से कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। कम से कम 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी जबरदस्त तरीके से पिछड़ रही है। श्याम मीरा सिंह की ओर से आरएसएस के कार्यकर्ता के नाम पर यह दावा किया गया है। साथ साथ दोस्तों लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने राहुल गांधी के खिलाफ रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। इस पर गाजियाबाद से चुनावी मैदान में उतरी डॉली शर्मा ने कहा कि नंद किशोर गुर्जर जी, आप मेरे लोकसभा क्षेत्र से हैं, आपको मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। आप अपने क्षेत्र को 2 योजना में भी ना सड़क दे पाए, ना पानी दे पाए, ना स्कूल दे पाए, ना नई कोई योजना का लाभ दे पाए। देश में सच के लिए राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। गाजियाबाद के बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर की ओर से एनएसए लगाकर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जो मांग की गई है दोस्तों, इस बेतुकी कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी की नेत्री निशाना साधा है। सासा अलीगढ़ के अंदर 4 बीजेपी के पदाधिकारी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष कृष्णपाल प्रधान ने यह कार्रवाई की है। साथ साथ कन्नौज के अंदर तरकस के तीर से यादव लैंड में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से अखिलेश यादव को मैदान में उतारा है। मैनपुरी से पहले ही समाजवादी पार्टी की नेत्री डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरी हुई है और उन्नाव से भी यादव परिवार का व्यक्ति मैदान में उतरा हुआ है। दोस्तों तो मुकाबला स्पष्ट तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, लेकिन यह पूरा क्षेत्र है जिसे यादव लैंड भी कहा जाता है। बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग यहाँ रहते हैं, तो सभी वोटों को साथ में लाने के लिए, एकजुट करने के लिए अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद और तमाम क्षेत्रों में इसका फायदा होने वाला है। साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी पर उत्तर प्रदेश में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते समय आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। एडवोकेट आनंद एस जोंधले द्वारा दायर याचिका में प्रधानमंत्री को 6 साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही मानकर बैठे हैं कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी शिकायत पर विशेष दृष्टिकोण अपनाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश जारी नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही चुनाव आयोग से संपर्क कर चुका है और आयोग उसकी शिकायत पर स्वतंत्रता पर विचार कर सकता है। चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील सिद्धांत कुमार द्वारा की गई दलील में कहा गया है कि शिकायत का
संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जरूरत आदेश पारित किए जाएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग जरूर की गई है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि कोर्ट कोई कार्रवाई करेगा। साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने 9 बार ईडी के समन को टाला है। उनके जमानत याचिका में यही उनके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जब भी मांग की जाती है तो कोर्ट कह देता है कि उनको बड़े मौके मिले थे, उनको 9 बार समन भेजा गया था, इसके बाद भी उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई रिप्लाई नहीं किया, 9 समन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, तो फिर अब कार्रवाई की गई है। देखते हैं अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से और भी क्या तर्क दिए जाएंगे। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।